तो सीधे शिमला के रोहड़ू लिए चलते हैं, जहां इस वक्त हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। और जब आपके इस क्षेत्र में आता हूं, जब मैं यहां पर देखता हूं, हमारी माता यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, धातु लगा के बैठी है। मैं अपने घर जाता हूं तो हमारी माताएं बहनें भी धातु लगा करके बैठी होती हैं, सदरी लगा करके बैठी होती है। कोई अंतर नहीं, बोली भाषा में भी बहुत परिवर्तन नहीं है, बहुत अंतर नहीं है, रहन सहन में भी अंतर नहीं है। हमारी समस्याएं एक जैसी, हमारे जीवन की शैली जीने की एक जैसी है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में जब मुझे ये दायित्व मिला, पहली कैबिनेट की बैठक में हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। हमने कहा एक संदेश देना चाहिए, मैं पहाड़ का हूं, मेरी पृष्ठभूमि किसी राजा परिवार की नहीं है, किसी बड़े उद्योगपति की नहीं है, कोई बड़े खानदान की नहीं है। एक गरीब परिवार से मेहनत करते हुए, मजदूरी करते हुए आगे पहुंचे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जिस पार्टी में गरीब आदमी को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। नहीं तो परिवार से ही बाहर नहीं निकल पाती पार्टी। अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी देश देख रहे हैं। लेकिन मैंने एक बात तय की कि हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और देवभूमि के हमारे संस्कार हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसलिए पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया कि कोई भी बदले की भावना से हम कार्रवाई नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता था, क्या पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय होता था, ये बदल दो, वो बदल दो, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दो, ये होता था। आज 4.5 वर्ष हो गए हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार को किसी भी राजनीतिक मकसद के साथ, प्रतिशोध की भावना के साथ एक भी मामला हिमाचल प्रदेश में दर्ज नहीं हुई। ये हिमाचल के इतिहास में बहुत लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिला। ये दौर नहीं, नेताओं के खिलाफ मामला, इसके खिलाफ यहां, उसके खिलाफ वहां, उसकी पेशी यहां, उसकी पेशी वहां, ये दौर होता था। और उसके बाद और भी चीजों को लेकर के बातें होती थी। पहली मंजिल के ऊपर चढ़ के कि हमारी टोपी हमारे सिर पर हम पहनते हैं, ये भी राजनीतिक दृष्टि से इसको राजनीतिक पार्टियों के साथ ऐसा जोड़ दिया था। और हालात तो ऐसे बन गए थे कि सरकार बदल जाती थी, टोपियां बदल जाती थी। हमने कहा ये नहीं होना चाहिए, ये टोपी हमारी है, ये हिमाचल की टोपी है, हिमाचल की संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए ये हरी टोपी भी अपनी हिमाचल की टोपी है, लाल टोपी ये भी हिमाचल की टोपी है, कुल्लू की टोपी वो भी हिमाचल की टोपी है। टोपी सिर पर रखते हैं, ये सिर की शान है, और सिर उठा करके हम हिमाचल के लोगों को चलने की आदत है। इसकी शोभा हमको कम नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमने टोपी की राजनीति भी समाप्त कर दी। हमने कहा ऊपर नीचे की बातें ये समाप्त होनी चाहिए, ये टोपी की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। ये परिवर्तन है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे हिमाचल के इतिहास में। और इसलिए मैं आपके बीच में इसका जिक्र कर रहा हूं कि जो हमने कई पूछते हैं कि क्या किया जा रहा है, या आदरणीय भारद्वाज जी कह रहे थे, सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। अभी बजट सत्र चल रहा था, बजट सत्र में हमने कांग्रेस के मित्रों को पूछा। मैं एक राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहा था, और जब जवाब दे रहा था मैंने एक बात कही, कांग्रेस के मित्र सामने बैठे थे, मैंने कहा एक मदद कर दो मेरी। आप कहने लगे कि क्या मदद चाहिए। मैंने कहा मैं पिछली सरकार जो 5 वर्ष में आपकी हिमाचल प्रदेश में रही, मैं उस सरकार में कौन सी योजना आपने शुरू की थी जो समाज के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, मैं उनका नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे स्मरण नहीं आ पा रहा है, याद नहीं आ पा रहा है। आप मेहरबानी करके मुझे याद दिलाइए कोई योजना, अगर आपके कार्यकाल में 5 वर्ष पहले जो सरकार थी आपकी, उस वक्त जो शुरू हुई थी, उस योजना का जिक्र करिए। कोई जवाब नहीं दे पाया।
कोई भी आदमी खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि 5 साल पहले कोई भी योजना हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना नहीं थी जिस योजना को नाम के साथ जो है समाज के लिए याद किया जाए, हिमाचल के लिए, हिमाचल के लोगों को स्मरण किया जाए। सिर्फ एक काम होता था उस सरकार का, एक काम कांग्रेस की सरकार का एक काम होता है, जब जाने की शहनाई बज जाती थी ना, जो विदाई की शहनाई बजती है, हम बोलते हैं ना वो जैसे बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी संसार मिले, ऐसा होता ना। जब विदाई की आती थी तब क्या करते थे, कॉलेज की घोषणा, स्कूल की घोषणा, तहसील की घोषणा, एसडीएम के दफ्तर की घोषणा, बीडीओ की घोषणा, तुम ये भी ले लो, यो भी ले लो, सरकार बना दो हमारी, बस यही होता था। हम कहते हैं योजना कौन सी चलाई आपने? कोई भी योजना नहीं थी, कोई भी कांग्रेस का आदमी जवाब नहीं दे पाया। और जब हमने उनको कहा कि अब आप सुनिए, जो आप बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि जयराम ठाकुर ने क्या किया, तो मैंने कहा मैं कहता हूं हमने क्या किया और आप सुनिए मेहरबानी करके। हमने कहा, हमने उन बुजुर्गों के सम्मान की शुरुआत की। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को पेंशन के लिए नहीं आना पड़ेगा, घर बैठे उसको पेंशन का प्रावधान हमने एक मुश्त में किया। और आप हमसे पूछ रहे हैं कि जयराम ने क्या, और अब किस बजट में हमने उस 70 साल की आयु को 60 साल कर दिया। 60 साल के ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं सबके लिए पेंशन का हमने प्रावधान किया, और वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। फिर भी कह रहे हो कि जयराम ने क्या किया। कोविड का दौर यहां पर हो रहा था, 50 साल वो सत्ता में रहे, 50 साल सत्ता में रहने के बाद उनसे पूछिए कि कितने ऑक्सीजन के प्लांट लगे थे तुम्हारे हिमाचल प्रदेश में। 50 साल में 2 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में थे, और इन 2 वर्षों में हमने कितने लगाए? 50 ऑक्सीजन के प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगाए। आपके रोहडू में भी हमने जो है एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा करके यहां पर आपको समर्पित किया। 50 साल वो सत्ता में रहे, उनसे पूछना चाहिए कि कितने वेंटिलेटर आपके यहां पर थे। 30 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में थे। 30 वेंटिलेटर 50 सालों में, और हमने हमारी सरकार आने के बाद हमने इन 2 वर्षों में, जब से कोविड का दौर आया, हिमाचल में 1050 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में गांव-गांव में भी हमने हॉस्पिटल में भी पहुंचाए। और यहां पर जाकर के जब हमने हॉस्पिटल का आपका बिल्डिंग का उद्घाटन किया, मैं आईसीयू को देखने के लिए गया, स्पेशली देखने के लिए गया डॉक्टर्स के साथ, और यहां आपके रोहडू में भी 7 वेंटिलेटर आपके रोहडू के हॉस्पिटल में भी इंस्टॉल कर दिए। किसी भी पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की जरूरत होगी तो आपके यहां पर वेंटिलेटर उपलब्ध होगा, जो आईजीएमसी शिमला में मिलता था या कभी टांडा मेडिकल कॉलेज में मिला करता था। ये अंतर है जिनको समझने और समझाने की आवश्यकता है। जो हमसे पूछते हैं कि जयराम ने क्या किया, मोदी ने क्या किया, आज यहां पर हजारों की संख्या में बैठे हैं। अगर हजारों की संख्या में यहां पर बैठे हैं, मैं कह सकता हूं उसका श्रेय आप सबको जाता है, और दूसरा श्रेय इसके बाद किसी को जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन लगाने का प्रावधान किया, देश के साइंटिस्ट से बात की, भारत के अंदर हमारी वैक्सीन बननी चाहिए, और साइंटिस्ट ने बना करके तैयार की, और बिना पैसे के वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में जब वैक्सीन का अभियान आगे बढ़ा तो हिमाचल पहली डोज में भी पहले नंबर पर और दूसरी डोज पर भी पहले नंबर पर रहा। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। जब अधिकारियों के साथ हम बात कर रहे थे, जब हम पहले तय कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन सबको लगेगी नहीं लगी पहली डोज, अधिकारियों ने कहा लग गई। मैंने कहा कोई गांव रहा तो नहीं? फिर डरते हुए उन्होंने कहा कि नहीं कुछ जगह रह गई। हमने कहा कहां रह गया? बोलते 2-3 गांव रह गए।
कहा कि डोडरा क्वार में लग रही है लेकिन पूरी नहीं। हमने कहा पूरी कर दो पहले, हमने रोक दिया, तब तक लिया अनाउंसमेंट। डोडरा क्वार में भी जाकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र के डोडरा क्वार में भी वैक्सीन का अभियान जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक लिए हमने नहीं कहा कि पहली डोज पूरी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक मलाना का गांव रह गया। आप लोगों ने सुना होगा मलाना का गांव कुल्लू जिला में पड़ता है और वहां पैदल जाकर के पहुंचना पड़ता है। मैं गया उस गांव में, पैदल गया मैं अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले गया था। मैंने कहा वहां क्या दिक्कत आ रही है? मैं कहता हूं डोडरा क्वार में लग गया तो मलाना में क्यों नहीं लगा? कहा कि वहां देवता है, जगदम्नी ऋषि, देवता की अनुमति के बिना वहां पर कुछ भी होता नहीं है। देवता से अनुमति मिली नहीं, इस कारण से हमने ही अभी तक लगा पाए। हमने जिला का प्रशासन, हमने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, हमने कहा आप जाइए, आप मलाना के गांव में पहुंचिए और देवता से निवेदन करिए, देवता से पूछिए कि ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है और देवता के पास जाकर के आप कहिए कि हमारा ये निवेदन है और मैं इस वैक्सीन के डोज के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से भी वहां पर आऊंगा। मैंने कहा मलाना के उस गांव में डिप्टी कमिश्नर गए वहां पर और वहां पहुंचने के बाद देवता के सारे जो कारदार थे, सभी लोग थे, उनसे बातचीत की और आखिरकार देवता ने अनुमति दी। 2600 लोग उस गांव में जो रहते थे सबको वैक्सीन वहां पर लगाई गई। फिर मैंने कहा और कौन सा गांव? वो तो एक गांव रह गया। वो गांव कौन सा? वो बैजनाथ कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा भंगाल, आपने सुना होगा। तो मैंने कहा वहां क्या दिक्कत आ रही, वहां पर भी पहुंचाओ कि जो वहां 150 लोग हैं लेकिन वो सारे के सारे गद्दी हैं, वो वहां रहते हैं लेकिन वहां जाने के लिए 2 दिन से ज्यादा वक्त लगता है। एक तरफ 2 दिन आने के लिए लगते हैं, 2 दिन जाने के लिए लगते हैं। तो हमने कहा और क्या तरीका हो सकता है वहां पर पहुंचाने का? उन्होंने कहा कि अगर आप हेलीकॉप्टर देते हैं तो हम जाकर के वहां पर वैक्सीन पहुंचा सकते हैं। हमने आदेश किए, डिप्टी कमिश्नर को कहा, मैंने कहा तुम भी जाओ। मैंने उसके बाद डॉक्टर्स की टीम भी साथ में डाली और हेलीकॉप्टर से वैक्सीन जाकर के वहां पर वहां पर बड़ा बंगाल में पहुंचाई और 150 लोग जो वहां पर जो गद्दी समुदाय के रहते थे सबको वैक्सीन लगाई। और वैक्सीन लगाने के बाद जब पूरा काम पूरा हुआ उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की कि हमने वैक्सीन की पहली डोज पूरी कर ली है और प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी और पूरे देश के साथ जुड़ करके जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को उन्हें संदेश दिया वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके और हिमाचल को कहा कि इस बड़े संकट में हिमाचल चैंपियन बनकर के उतरा है और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले पूरे देश में किसी प्रदेश ने अगर वैक्सीन की डोज को कंप्लीट किया तो हिमाचल प्रदेश ने किया। मैं इन बातों का इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ये हकीकत है। एक ऐसा दौर जीवन में हमारे सामने ऐसा आया जब जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की थी, कभी नहीं सोचा था। और मैं आप सबका खास तौर से मैं महिलाओं का मैं यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगा, महिला मंडलों का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मास्क अपने हाथों से बना करके भी घर घर में पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आप सबका। यहां भारद्वाज जी कह रहे थे कि महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष तो थोड़े ही हैं, किनारे बैठे हैं बेचारे, ऐसा लग रहा है कि ठिकाने लगा कर रखे हुए सारे। अब क्या करें, वक्त ऐसा आ गया भाई। हमने पंचायतों में आरक्षण दे दिया महिलाओं को 50%, ये 60% जीत करके आ गए। अब एक दौर होता था जब कोई बड़ा नेता आता था तो पुरुष जो है वो लाट साहब बनकर के अपने घरवाली को बोलते थे, अपने परिवार में बोलते थे महिलाओं को, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं उनके कार्यक्रम में, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ, जल्दी से हमको जाना है कार्यक्रम में, जनसभा में पहुंचना है। और आज महिलाएं बोलती है कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो आज खाने का इंतजाम करिए, आप खाना बनाइए और जो पशु है उनके लिए भी चारे चूरे का इंतजाम करके रखिए।
और जब हमारा भाषण लंबा हो जाता तो यहीं से व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, हम थोड़ा देर हो जाएंगे, शाम का खाना भी बना करके रखना। कर दो मैसेज, आज ही कर दो, 20 मिनट कर दो। ये बदलता हुआ दौर है, आपको बता रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं। अब यहां पर कहा जा रहा था कि महिलाओं के लिए हमने कुछ और व्यवस्था की, हमने तय किया, हमने अभी हिमाचल दिवस के अवसर पर तय किया कि जब महिलाओं की संख्या 50% है आबादी का, तो हमने कहा हम इनसे किराया भी 50% लेंगे, आधा लेंगे आधा नहीं लेंगे। इसमें भाई पुरुष भी ताली बजा सकते हैं, आपका ही बटुआ बचेगा। किसी मेरे मित्र ने जो है मुझे मैसेज किया कि भाई महिलाओं के लिए आपने 50% जो है किराए पे छूट दे दी, हम पुरुषों ने क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा बिगाड़ा कुछ नहीं है, और इसमें आपका ही भला है, बटुआ आपका ही खुलने से बचेगा, आधा खुलेगा आधा बंद रहेगा। मैं पूछ रहा था यहां से शिमला जाने का किराया कितना लगता है रोडू से, बोलते बस में 200 रुपए लगते हैं, लाड़ा गए तो 200 रुपए, लाड़ी गई तो 100 रुपए, आधा फर्क ना। इसका मतलब पुरुष ऐसा मत सोचे कि लाड़ी को ही बेचते रहे आप, जा ये सामान खत्म हो गया तू जा शिमला लेकर के आ जा। हमने ये निर्णय लिया, इसलिए लिया कि आज महिलाएं घर का हिस्सा ही नहीं है, वो समाज का हिस्सा है, समाज के हर कार्य का हिस्सा है, हर क्षेत्र का हिस्सा है। हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि महिलाएं आगे बढ़कर के काम कर रही हैं। जहां आंगनबाड़ी की बहनें मिली, हमने उनके लिए 1700 रुपए बढ़ाया, एक साथ बढ़ाया। आज तक के इतिहास में कभी भी महिला आंगनबाड़ी के लिए इतनी बड़ी इंक्रीज कभी नहीं हुई थी, 1700 रुपए महीने का उनको बढ़ा दिया। आशा वर्कर मिली, उनके लिए 1825 रुपए महीने का बढ़ाया। आज तक के इतिहास में सरकारें आज से पहले रही, किसी ने नहीं बढ़ाया इतना पैसा। कितना बढ़ाते थे? 200 रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए। हमने कितना बढ़ाया? 1825 रुपए हमने महीने का बढ़ाया। तो क्यों नहीं आएंगी महिलाएं हमारे समर्थन में? आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी। और आप कहिए अभी तो वक्त शुरू है, आने वाले समय में और जोश के साथ आएंगी। ये मैं उन मित्रों को भी कहना चाहता हूं। हमने हर वर्ग के लिए आपके बजट में, आप देखेंगे, आप बजट में आज से भी, आज से पहले भी आप देखिए, जहां गरीब वहां हम गरीब के करीब रह करके हमने काम करने की कोशिश की है। एक मजदूर को 50 रुपए दिहाड़ी हमने आपके इस बजट में बढ़ाई। हिमाचल के इतिहास में कभी भी 50 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ये बढ़ते थे। 50 रुपए दिहाड़ी का मतलब है एक महीने का 150 रुपए। ये कितना हुआ? 1500 रुपए। मेरा हिसाब कमजोर है भाई, मैं धोरी दस्तू। मैं पढ़ता था ना, जब स्कूल में पढ़ता था, सबसे खराब मुझे ये मैथ लगता था, हिसाब लगता था। और जिस दिन मेरी मैट्रिक का मैथ का एग्जाम हुआ तो मैथ की किताब को मैंने नमस्ते करके अपने जो मेरा साथी था उसके झोले में डाला। मैंने कहा ये तू ही ले जा, मैं नहीं, मुझे नहीं। क्योंकि मैट्रिक के बाद आगे मैंने तय किया कि पढ़ूंगा वो जहां पर मैथ ना पढ़ना पड़े, हिसाब ना करना पड़े, हिसाब पढ़ना न पड़े। पर यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे पास ही है, तो अरबे लगाना बड़ा, वो हिसाब किताब निकालना बड़ा बड़ी मुश्किल काम है, उसमें बड़ा माथापच्ची होती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब गरीब आदमी के लिए, एक मिनी आंगनबाड़ी वर्कर की जो है वो आंगनबाड़ी सहायिका 900 रुपए उनके लिए बढ़ोतरी की हमने। खिचड़ी बनाने के लिए 900 रुपए बढ़ोतरी की। पंचायत चौकीदार के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी की। नंबरदार के लिए 900 रुपए की बढ़ोतरी दी। कितने देते थे? 50 रुपए की बढ़ोतरी देते थे। पूर्व में 50 रुपए, 100 रुपए ऐसी बढ़ोतरी होती। और मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये कोविड का संकट नहीं होता, ये दौर नहीं होता, परिस्थितियां बहुत अलग तरह की होती, बहुत अलग तरह की होती। हम पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें करने की सोच सकते थे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं जिक्र कर रहा था उन कांग्रेस के मित्रों को याद कराने का। तुम 5 साल पहले की अपनी सरकार की एक योजना का जिक्र नहीं कर सकते हैं, और हम अगर जिक्र करें
तो आपको सुनना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि हमने पेंशन की शुरुआत की, बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान किया, जिस बुजुर्ग की वजह से हमने दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, सीखा है, उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया है। और बुजुर्ग सबको होना है, मुझे भी होना है और आप सबको भी होना है, नौजवानों आपको भी होना है। इसलिए बुजुर्गों के प्रति हमेशा आदर का भाव, सम्मान का भाव हमेशा रखना चाहिए। हमने तय किया आज से कलयुग में जो है वो बुजुर्ग घर के कोने का हिस्सा बन करके रह गया, इसलिए हमने ये तय किया। आगे बढ़कर के अगर हम महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं सुबह उठती थी, सबसे पहले घर में उठने की बारी किसकी होती है? कौन उठता सबसे पहले? महिला ही उठती है ना, ठीक बताओ आप? पुरुष तो नहीं उठते ना, वो तो इंतजार करते हैं कि अब आपकी चाय आई कि नहीं आई, जिसको बोलते बैठी बैठी। क्या कर रहे हैं भैया? वो बैठी पी रहा हूं सवेरे सवेरे। और बैठी है तभी आती है जब लाड़ी बना करके देती है या बहन बना करके देती है, घर में मां बना करके देती है। लेकिन घर में उठ करके चूल्हा जलाना, धुएं में जा करके तो जो सारा सुबह उठते ही उस दौर में से गुजरना, ये बहुत बड़ा संकट था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए उज्ज्वला योजना की शुरू की। गैस का चूल्हा गरीब के घर में भी होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में 1,37,000 गैस के चूल्हे आदरणीय प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के माध्यम से पहुंचे। लेकिन बहुत से परिवार, जैसे हमारे साथी कह रहे थे, गैस के चूल्हे के बिना रह गए। हमने कहा हम एक भी घर नहीं छोड़ेंगे, एक भी घर नहीं छोड़ेंगे गैस के बिना। और हर घर में गैस पहुंचाई। 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए। और मैं कह सकता हूं पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है, गरीब के घर में भी गैस का चूल्हा। और फिर मैंने कहा कांग्रेस के मित्रों, तुम भी ये कर सकते थे। 50 साल तुमको सत्ता में रहने का अवसर मिला, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं, उस पीड़ा को तुमने समझा नहीं। जो आपके घर के परिवार के सदस्य झेलते हैं उसको भी समझा नहीं तुमने। आगे बढ़कर के हमने और बात कही, एक गरीब आदमी बीमार होता है तो बीमार होने के बाद उसके इलाज की क्या व्यवस्था है? मैंने अधिकारियों से पूछा, हमारे हिमाचल प्रदेश में जब हमारी सरकार बनने के बाद जो मेरा स्वास्थ्य विभाग के साथ जब बैठक हो रही थी, मैंने कहा खुदा न खास्ता कोई आदमी बीमार हो जाए, बीमारी पूछ के तो आती नहीं, लेकिन कोई बीमारी ऐसी आ गई, गरीब आदमी है, उसका इलाज नहीं वो कर सकता, उसके लिए क्या इंतजाम है? बोलते जी कोई इंतजाम नहीं है। हमने कहा सरकारें इतने वर्षों से चल रही हैं, कोई भी योजना अभी ऐसे गरीब लोगों के लिए नहीं है जब वो अपना इलाज कर सके। हमने कहा हम शुरुआत करेंगे। आयुष्मान की भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए की। गरीब लोगों का इलाज के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसमें मिला। और जो लोग इसमें कवर हुए, उसके बाद जो बचे लोग थे जो इसमें कवर नहीं हो पा रहे थे, हमने कहा उनका जिम्मा हम लेंगे। और हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की, मुख्यमंत्री हिम केयर की है। आपको मालूम हिम केयर सुना ना? सुना है? सुना। तो हिम केयर से क्या होता है? इलाज होता है। कितना इलाज? 5 लाख रुपए तक का इलाज होता है। कांग्रेस से भी जो ना, कहीं भगवान करे हॉस्पिटल तो किसी को जाना ना पड़े, लेकिन कहीं दौर जब ऐसा आता जाना पड़ता है तो जो हमारा हिम केयर का कार्ड अपनी जेब में डाल करके जाता है, क्योंकि उससे इलाज हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बिना पैसे के इलाज होगा। फिर भी बोलते हैं कि जयराम ने कुछ नहीं किया, तुम्हारा इलाज भी किया और उसके बावजूद बोलते कुछ नहीं किया। और आगे बढ़ करके हमने ऐसे लोगों के लिए भी इंतजाम किया जो आदमी ऐसे किसी बीमारी का शिकार हो गए, चल नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते हैं, किसी की मदद लेकर के उनको बिठाना पड़ता है, बिस्तर पर पड़े हैं लेकिन अपना काम भी खुद नहीं कर सकते। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए?
हमने कहा पूरे हिमाचल प्रदेश पे सर्वे करिए, एक भी आदमी ऐसा नहीं रहना चाहिए जो बिस्तर पर पड़ा है। हमने सहारा योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में। ऐसे जितने भी लोग हैं 17,000 लोग हिमाचल प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत हमने रजिस्टर किए और उनके खाते में कितना डाल रहे हैं? 3,000 रुपए हर महीने का उनके खाते में मदद के रूप में डाल रहे हैं। फिर भी बोलते हैं कांग्रेस को कि कुछ नहीं किया। एक भी योजना इस प्रकार से अगर चलाई होती तो हम मानते। हमने उस गरीब बेटी के लिए, जो बेटी बीपीएल परिवार की है, किसी भी जाति की होगी, हमने तय किया उस गरीब बेटी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब अपना मां बाप का घर छोड़ करके वो दूसरे घर में जाती, जब उसकी शादी होती है। और हमने कहा जब बेटी की शादी होगी जो बीपीएल परिवार की होगी, उस दिन हम उस बेटी के खाते में शगुन के रूप में 31,000 सरकार की ओर से डालेंगे। और हम 31,000 सरकार की ओर से, उनने 31 रुपए भी दिए, पूछो जरा उनसे। सरकार 50 साल रही, लेकिन उस गरीब बेटी की उनको ख्याल नहीं आया, उस बेटी के लिए मदद करने की। हम 31,000 रुपए उस बेटी के खाते में डाल करके उसके लिए मदद कर रहे हैं। और अभी हाल ही में हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने और भी घोषणा की, जिसका जिक्र यहां पर सुरेश भारद्वाज जी ने किया। गांव में पानी का नल लगता है, पानी के नल से थोड़ा किराया लिया जाता है। मैंने जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों को पूछा कि कितना किराया आता है पूरे हिमाचल प्रदेश में से। उन्होंने कहा जी 30-31 करोड़ रुपए आता है कुल। हमने कहा 30-31 रुपए, 72 लाख की आबादी हिमाचल की, और उसमें से 30-31 करोड़ रुपए कम कुल आता है। हमने कहा इतना कम पैसा क्यों आता है? कि बोलते जी लोग देते नहीं। हमने कहा फिर ये 31 करोड़ रुपए आप ये किससे लेते हैं? बोलते जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे साधे लोग हैं वो दे देते हैं। हमने कहा ये गलत तरीका है। अगर लेना है तो सबसे लीजिए, अगर नहीं लेना है तो किसी से मत लीजिए। हमने तय किया कि अगर कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं ये ठीक नहीं है। और हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में पानी के नलके का पैसा किसी से नहीं लेंगे, बिना पैसे के पानी पिलाएंगे। और ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, ये हमने किया। और आगे बढ़कर के आपने बिजली का जिक्र यहां पर किया। हिमाचल प्रदेश में बिजली पैदा, आपके रोडू में भी प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। सावड़ा कुड्डू का प्रोजेक्ट यहां है और बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे प्रोजेक्ट और भी। हिमाचल प्रदेश में हम 11,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, लेकिन गरीब को उसका लाभ क्या मिला? हमने ये तय किया कि ऐसी सूरत में हमको एक चीज तय करनी चाहिए कि गरीब लोगों के लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए। और हमने निकाला। हमने तय किया हिमाचल प्रदेश में कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले हैं, उनसे हम कोई बिल नहीं लेंगे, जीरो बिल लेंगे। बिल आएगा लेकिन क्या आएगा? जीरो बिल आएगा। और आपने देखा होगा जिनके 60 यूनिट से कम बिजली आई है उनको जीरो बिल आया है। आया कि नहीं आया? ये देखो सामने बोल रहे थे जीरो बिल आया। नहीं तो क्या होता था पहले? मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात की, उनके साथ बैठ करके मैंने कहा कि बिजली का बिल कितना आता है? बोले जी कम से कम 55 रुपए तो हर आदमी को आता है। मैंने कहा 55 रुपए क्यों आता है? बोले 15 रुपए मीटर का बिल देना पड़ता है हर महीने का, और 40 रुपए सर्विस चार्जेस के देने पड़ते हैं। इन दोनों को मिलाकर के लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन 55 रुपए देने पड़ते हैं बोलते हैं। और बिजली का बिल जो ज्यादा खर्चते हैं तो उनको ज्यादा देना पड़ता है। हमने कहा ये तो बात नहीं है, लट्टू जले चाहे ना जले, लेकिन फिर भी 55 रुपए हर महीने का किराया गरीब आदमी के लिए क्यों होना चाहिए? हमने तय किया, पहले हमने तय किया था कि 60 यूनिट तक फ्री देंगे, लेकिन हमारे साथियों ने कहा कि नहीं थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए। हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट कर दी, बिना पैसे के। और जुलाई के महीने से शुरू हो जाएगा जब आपको कोई बिल नहीं आएगा। 15 लाख हमारे गरीब लोग जो है इससे लाभान्वित होंगे। ऐसी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र करते हुए बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुझे लगता है कि आज के इस कार्यक्रम में लंबी बात कहना करना उचित, लेकिन मुझे रोहडू वाले बहुत अच्छे लगे।
एक बार अपने लिए आप ताली बजानी चाहिए आप लोगों को, इसलिए कि इतने लंबा भाषण, उसके बावजूद भी आप ईमानदारी से बैठे हैं। पूरा भाषण सुनने की आदत कुछ जगह होती है, कुछ जगह नहीं होती है। कुछ जगह तो नेताओं को हाथ डाल करके निकल जाते हैं लोग, कुछ जगह जो है सेल्फी खींच करके निकल जाते हैं लोग, कुछ जगह थोड़ा संबोधित करते हुए, थोड़ा सा नमस्कार स्वागत होते हुए इसके बाद निकल जाते हैं लोग। लेकिन रोहडू के लोग जो है स्वागत करने के बाद अभी तक डटे हैं, यहां पर बैठे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। अब बातें बहुत होंगी। ये विधानसभा क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। पूर्व में वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और स्वाभाविक रूप से विकास को ही गति दी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जिनको मुझे भी ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र किसी और का नहीं, ये क्षेत्र मेरा है। मैं रोहडू पर अपना हक कर रहा हूं, उसी तरह से हक कर रहा हूं, क्योंकि आपके साथ जो अपनापन, जो आपका साथ, जो जिस तरह का स्नेह आप सबके चेहरे से, आपके सारे से रीति रिवाज से हम जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भी वैसे ही हैं जैसे मेरे सिराज के लोग हैं। तो इसलिए आप ऊपर भी हमारा उसी तरह का अधिकार हक है जिस प्रकार से सिराज के। इसलिए मैं जरूर कहना चाहता हूं, वो दौर था आपके लिए सम्मान और स्वाभिमान का विषय भी था, स्वाभाविक रूप से होता भी है। लेकिन इस बदले हुए दौर में मैं चाह रहा हूं, इस दौर में आप हमारा भी साथ दें, सहयोग दें, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। एक बार चल करके तो देखिए। मैं उस दौर को भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, उस दौर में आपके क्षेत्र के लिए बहुत कुछ हुआ होगा, उसको भी याद रखिए। लेकिन मैं नए दौर के साथ चलने के लिए आप सबसे इसलिए कह रहा हूं, अगर आप 4 कदम चलेंगे तो हम 8 कदम आगे चलेंगे, ये मैं आपके बीच में कह रहा था। कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे आप इस क्षेत्र के। कई लोग बोलते हैं, मैं इनसे पूछ रहा था, भारद्वाज जी और हमारे चौपाल के विधायक महोदय जी वर्मा जी से, बिट्टू वर्मा जी से, मैंने कहा एक बात मेरे को बताओ आप, एक नाटी हमारे लगती है, वो सभी जगह जहां भी जाता हूं वो नाटी सब जगह गाई जाती है, रोडू जाना मेरी आमी है। मैं ऐसे रोड में क्या रखा भैया आपके, मेरे को बताओ तो सही। हम चंबा जाते तो वहां भी रोडू जाना मेरी आमी है, हम चौपाल जाते तो भी नाटी लगती तो रोडू जाना मेरी आमी है। तो कोई खासियत तो होगी। और ये गाना हर आदमी के हिमाचल प्रदेश में जुबान पर चढ़ा है, और उसकी वजह यह है कि सही मायने में रोहडू के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए सबका मन रोहडू जाने के लिए करता है। रोहडू का ये इलाका ऐसा इलाका है, सुंदर इलाका है, और इस इलाके में आकर के लोगों का मन जो है ये मोह लेता है। तो इसलिए लोगों ने इसलिए लोगों की जुबान पर ये गीत चढ़ा है, रोहडू जाना मेरी आमी। ये आपको तरम ये बहुत सच्चाई है। कई बार जो बातें हम अपने भाषण में नहीं कह सकते, अपने संबोधन में नहीं कह सकते हैं, जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिनको समझा नहीं सकते हैं, वो 2 शब्दों में जो है वो गीत में, कविता के इसमें जो है समझाए जा सकते हैं। तो उसी तरह से ये गीत है, ये आपकी खासियत है। और आपके इस क्षेत्र में विकास हो, गति से विकास हो, तेज गति से विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। मैं अपने साथी को किसी को कह रहा था, मैं कह रोहडू हम आए हैं यहाँ भरपूर, हम पूरा जन सैलाब देख रहे हैं, लोग बड़े जोश के साथ, जुनून के साथ स्वागत कर रहे हैं। और वो सुनकर के इस बात को लेकर थोड़ा हैरान भी थे कि भाई रोहडू में अगर आपका इतना स्वागत हो रहा है
तो उसका संदेश पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग तरह का जा रहा है। नहीं तो बाकी लोग तो ऐसे मान के चलते हैं कि भाई रोडों में बाकी तो ठीक है, वोट बात तो बोलते हिसाब से मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। लेकिन अब की बार हमारे हिसाब से मिलेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। मैंने उनको कहा भी, अब की बार मैंने कहा रिवाज बदल गया है। जैसे मैंने कहा ना कि कांग्रेस वाले बोलते थे तो रिवाज बढ़ा, एक बार मारी एक बार थारी। हमने कहा रिवाज बदल गया, अब तो हमारी है, हमारी ही रहेगी। और अब की बार रोडू में भी हम चाहेंगे कि रिवाज बदलिए और आप सबका सहयोग मिलेगा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, जो रोडू की जो भावना है, अपेक्षाएं हैं, विकास की दृष्टि से हम उनको कहीं भी कम नहीं होने देंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मैं यहां पर आने के बाद अपने साथियों के साथ बैठा था, मुझे बड़े भयंकर दबाव में इन लोगों ने यहां पर, एक तरफ से भारद्वाज जी बैठे, एक तरफ से शशि बालाजी और एक तरफ से खुशीराम बाल नाटा जी भी आए हैं यहां पर। और हमें इस बात की खुशी है कि खुशीराम जी पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के हमारे बीच में आ जाए। देवी देवताओं का आशीर्वाद, आप सबकी दुआएं। इनके चुनाव में आए थे, 15 दिन में टिकट में रहा और जाकर के जो है वो उस इलाके में बहुत घूमे, गांव-गांव में घूमे और गांव-गांव में घूम करके हमने वोट मांगे। 6 पंचायतें थी उस वक्त, शायद सब तहसील टिकट में। आज अब तो शायद ज्यादा भी हो गए, 9 पंचायतें। और गांव-गांव में घूम करके हमने वोट मांगे, लेकिन खुशीराम जी जीते अच्छे वोटों से, 8-9 हजार वोट से जीते थे उस वक्त। लेकिन टिक्कर से भी जो है, टिक्कर के इलाके सब तहसील से भी उस वक्त बढ़त मिली थी। नावर का इलाका, हाँ। तो इसलिए मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, तो उस वक्त हम पूरे इलाके में जहां जहां हमारी जिम्मेवारी जो लगी थी, हम उस वक्त घूमे हैं, बहुत घूमे हैं। तो सभी लोग मेरे ऊपर कह रहे हैं कि भाई, मुझे कह रहे हैं कि भाई यहाँ की कुछ बातें हैं, इनको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मैंने कहा 100 करोड़ नहीं, 102 करोड़ रुपए के सामने हमने इतनी सारी पट्टिका लगाई थोड़ी है क्या? मेरे हिसाब से बतेरी है मेरे क्या, लेकिन तो नहीं बोलते, तो फिर भी उसके बावजूद भी ये करना है बोलते हैं। तो मैं 2-3 चीजों का जिक्र जरूर करूंगा यहाँ पर, बाकी चीजों को लेकर के आप लोगों ने जो बातें कही हैं वो करेंगे। एक तो आपके यहां पर मुझे हाथ से लिख करके दिया, बाद में कहा गया कि एक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल टोडसा। प्रधान जी भी यहां आई हैं, कहीं बैठी वहां पर मैं देखा, और यहीं पर इन्होंने देखो क्या शरारत की, यहीं से माइक, यहां मंच पर से इन्होंने फोन किया प्रधान जी को और कहा कि आपका स्कूल बढ़ा दें। तो प्रधान जी ने मना थोड़ी करनी थी, वो तो आपका दर्जा बढ़ा दें बोलते हैं हाई स्कूल का। वो तो हाँ जी ये तो करना है। तो हाई स्कूल टोडसा का दर्जा जो है हम बढ़ा करके इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की घोषणा करते हैं, ताकि वहां लोगों को उसकी सुविधा मिल सके। यहां पर एक यहां पर बताया गया कि भाई यहां बाड़ी धार में जो एक वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की बात कही गई है, और वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने के साथ साथ में फिर बताया गया कि यहां पर 6 पंचायतें और बनी हैं, उनमें से 4 पंचायतों में शायद वेटनरी डिस्पेंसरी नहीं है। मैं इसकी पूरी रिपोर्ट ले लूंगा, जिसमें शायद जाखी है, बनौटी है और बागी है, यही है ना। अगर इसमें वेटनरी डिस्पेंसरी नहीं होगी तो हम वहां सर्वे करने के बाद, रिपोर्ट लेने के बाद जो है उन स्थानों पर जो है वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं, यहां पर भी वेटनरी डिस्पेंसरी खोलेंगे। एक आगे जो बात कही गई, एक हमने लोक भवन का यहां पर उद्घाटन किया, 1 मंजिल का उसका, और उसमें बताया गया मुझे
कि उसके ऊपर हमने एक मंजिल, शायद एक मंजिल और बनाने का इनका एक प्रस्ताव है। तो हमने उसमें 30 लाख रुपए उसके लिए पहले दिया था और 30 लाख रुपए की लागत से वो बनकर के तैयार हो गया। लेकिन अगर और उसमें करना है, वैसे तो उसमें योजना है हमारी कि अगर 15 लाख रुपए विधायक देता है तो उसके बाद फिर 15 लाख रुपए हम उसमें सरकार की ओर से देते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ऊपर वाली मंजिल के लिए अगर इस तरह की अगर उसकी एस्टिमेशन अगर बन जाता है, उसका एस्टिमेट बना दे, तो मैं इतना कह रहा हूं जितना भी पैसा लगेगा उसकी एक मंजिल और ऊपर जो है बनाने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। चाहे 25 लाख लगे, चाहे 30 लाख, 25-30 लाख के लगभग लगेगा उसमें, तो ये भी पैसा मैं आपको जो है उसके लिए यहां पर दूंगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। ठहरो, आप बैठ जाओ आराम से।